हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं ये वाले वीडियो में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो इन डिटेल्ड में नहीं होगा। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, स्पेशली मैं ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड के लिए बना रहा हूँ। ओके, तो पैथोलॉजी पूरा मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड के ऊपर एक सीरीज़ चालू किया। तो मैं सारे पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और जो भी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट डिटेलली मैं यहाँ पे लिख दूंगा नोट्स के, ताकि तुम लिख सको और तुम एग्ज़ाम में वो चीज़ को सही से लिख सको। और साथ में वो सारे पॉइंट्स को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। और तुम्हें जब ये एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद, और ये वीडियो शॉर्ट भी होगा, सुनने के बाद तुम कोई भी बुक रीड करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगी। स्पेशली मैं जो भी कंटेंट ले रहा हूँ हर्ष मोहन सर की बुक से और थोड़ा बहुत रॉबिन्स के बुक से भी मैं लिया हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जब भी वर्ड आता है तो इसका मतलब हमें पता चलता है कि अपनी बॉडी में नॉर्मल नंबर ऑफ आरबीसी या हीमोग्लोबिन जो नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या होता है कि जो आयरन की वैल्यू है, जो आयरन का अमाउंट होता है, आयरन की नॉर्मल अमाउंट की कम होने की वजह से अपने को एनीमिया देखने को मिलता है। ओके, तो हम इस चीज़ को हम धीरे धीरे एक पॉइंट, एक स्टेप बाय स्टेप पॉइंट को हम सबसे पहले आयरन डेफिशिएंसी, नॉर्मल हीमोग्लोबिन के बारे में जानेंगे। हर एक डिजीज़ को हम ऐसे ही जानेंगे। पहले नॉर्मल फिजियोलॉजी कैसा होता है, फिर उसके बाद इसके कॉजेज़ क्या है, फिर इसका पैथोफिजियोलॉजी, और इटियोलॉजी के बाद पैथोफिजियोलॉजी, फिर उसके सिम्टम्स को, जो भी हो सिम्टम्स, फिर उसके बाद डायग्नोसिस क्या होता है, फिर उसके बाद शॉर्ट में ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस हम शॉर्ट में पढ़ लेंगे, ताकि ये एक ही जगह पे पूरा मिल जाए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी के वजह से जो एनीमिया होता है, उस एनीमिया को हम बोलते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। एंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया इज इन वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड वाइड में जहाँ देखा जाए तो सबसे कॉमनेस्ट एनीमिया जो है वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। एंड मोस्ट ऑफ दी बुक में दिया है कि 40% ऑफ वुमेन्स हैव दिस एनीमिक कंडीशन जस्ट बिकॉज ऑफ द आयरन डेफिशिएंसी। तो अभी हम पढ़ते हैं नॉर्मल फिजियोलॉजी। ओके, तो डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर इसका डिटेल्ड वीडियो पैरेलली फिजियोलॉजी के साथ चलेगा, डिटेल्ड वीडियो मतलब डिटेल्ड वीडियो और इस वीडियो के बीच में क्या डिफरेंस है कि मैं डिटेल्ड जो वीडियो होता है ना, उसमें मैं ऐसे नोट्स लिख के एक्सप्लेन नहीं करूँगा। जो मतलब कंसेप्ट होता है उस हिसाब से मैं स्टोरी की तरह एक्सप्लेन करूँगा। बट दिस इज़ द एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो। वीडियो जो थोड़ी छोटी भी रहेगी और साथ में तुम्हें नोट्स भी मिल जाएगा, और कंटेंट जो है पूरा जैसा था वैसा ही रहेगा। ओके, नॉर्मल फिजियोलॉजी की बात करते हैं। अपनी सबसे पहले आरबीसी की बात करते हैं। ओके, आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। और ये हीमोग्लोबिन किससे बनता है? ग्लोबिन प्लस एच, हीम। ओके, ग्लोबिन प्लस हीम। अब अपने आरबीसी को देख लेते हैं। आरबीसी के अंदर ये ग्लोबिन चेन है। ओके, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2। ओके, ये हुआ, ये ग्लोबिन चेन्स है। ओके, जो ये ग्लोबिन चेन्स किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। ओके, इसके अंदर जो है वो हीम जो है प्रेजेंट होता है। ओके, हीम बन गया, ये हीम है। रिवीजन कर रहा हूँ, ये सब फिजियोलॉजी में तुमने देख लिया होगा, फिर भी मैं एक बार रिवीजन कर देता हूँ। ओके, ये ग्लोबिन है और ये है हीम। ये प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीन होता है। और ये हीम जो है, अब यहीं पे हम देखते हैं आयरन की डेफिशिएंसी होने की वजह से हमें एनीमिया क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि हीम जो मॉलिक्यूल होता है, उसके हीम जो मॉलिक्यूल का जो सेंटर वाला पार्ट होता है, सेंटर जो हीम मॉलिक्यूल को हम देखेंगे, उसके सेंटर क्या प्रेजेंट होता है? आयरन प्रेजेंट होता है। ओके, तो इस वजह से अगर इस आयरन की कमी होने की वजह से हमें एनीमिया देखने को मिलता है। ये हीम किससे बना होता है? पोरफायरिन प्लस आयरन। ओके, पोरफायरिन रिंग होता है, एक बड़ा सा रिंग होता है, और उस रिंग के बीच में आयरन देखने को हमें मिलता है। ओके, तो दिस इज अबाउट द नॉर्मल फिजियोलॉजी। एंड हम आयरन की फंक्शंस देखते थे, नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द आयरन। नॉर्मल फंक्शंस ऑफ आयरन इन बॉडी।
तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, अभी आयरन के अपनी हीमोग्लोबिन के फंक्शन क्या है, हीमोग्लोबिन कैरी द ऑक्सीजन, जो भी ऑक्सीजन है अपनी आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को पकड़ के रखता है, और जो टिश्यू को चाहिए वो जाके वो टिश्यू को वो ऑक्सीजन दे देता है। और वो हीमोग्लोबिन के अंदर कौन पकड़ के रखता है ऑक्सीजन को, वो है आयरन। हीम के अंदर जो है आयरन पकड़ के रखता है, और जैसे ही आयरन की कमी होने लग जाती है वैसे ऑक्सीजन की एनीमिया में देखने को मिलता है, और ये सीवियर एनीमिया में हाइपोक्सिया भी हमें देखने को मिलता है, बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ओके, तो ये वो नॉर्मल फंक्शन आयरन मॉलिक्यूल इज विच बाइंड्स टू ऑक्सीजन सो दैट द हीमोग्लोबिन कैन बाइंड फॉर। ओके, तो इसका मेन फंक्शन क्या, आयरन बाइंड्स विथ ऑक्सीजन। सो तो आयरन कितने, एक हीमोग्लोबिन, एक ये पूरा हीमोग्लोबिन है, एक हीमोग्लोबिन के अंदर कितने हीम मॉलिक्यूल्स है, हीम मॉलिक्यूल्स पूरे 4 है। ओके, 4 हीम मॉलिक्यूल्स, 4 हीम मॉलिक्यूल्स में 4 हाइड्रोजन होंगे, तो कितने ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, वन हीमोग्लोबिन कैन बाइंड विथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ओके, एंड दूसरा फंक्शन, ये उसका नॉर्मल फंक्शन है। ओके, दूसरा फंक्शन जो होता है अपनी मसल टिश्यू के अंदर जो प्रोटीन होता है, मायोग्लोबिन नाम की एक प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन के अंदर आयरन प्रेजेंट होता है। उस आयरन प्रेजेंट होने की वजह से ये जो मायोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है पर मसल टिश्यू। ओके, ये हुआ। और थर्ड फंक्शन आयरन इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द mitochondrial enzymes like cytochrome oxidase which help generate ATP। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हम पढ़ते थे उसमें लास्ट स्टेज में साइटोक्रोम्स हम देखने को मिलते हैं। साइटोक्रोम्स जब तुमने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसमें देखो इसमें भी आयरन की यूज होती है। तो यहाँ अपनी बॉडी में आयरन इन जगह पर जो है आयरन यूज होता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ द आयरन। ठीक है, आई थिंक ये तुम्हें समझ आ गया होगा। तो हम नॉर्मल अपनी बॉडी से किस तरह आयरन जो है वो निकल जाता है, मतलब किस तरह अपने बॉडी का मेटाबॉलिज्म क्या आयरन का, ओके, वो देखते हैं। सो नॉर्मली आरबीसी जो होता है, आरबीसी रेड ब्लड सेल, इसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है, 120 डेज। इसकी लाइफ स्पैन, इसकी पूरी फंक्शन जो इसकी लाइफ स्पैन पूरी होने के बाद ये क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। जब ये डेड हो जाता है, ये किस में टूटता है, हीम, इसका अंदर का जो हीमोग्लोबिन है वो किस में टूटता है, हीम प्लस ग्लोबिन। और ये ग्लोबिन जो है वो एक प्रोटीन है, ये रिसाइकिल्ड रीयूज हो जाता है प्रोटीन। और ये हीम जो है किस में टूटता है, मैंने अभी बताया था, पोरफायरिन एंड आयरन, पोरफायरिन एंड आयरन। ओके, और ये पोरफायरिन जो है बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन बनकर लास्ट में बाइल बनकर और फूड में मिक्स होकर वो किसमें, फीकल मैटर के थ्रू अपनी बॉडी से रिलीज हो जाता है, ये भी पता है। और ये आयरन जो है, कुछ आयरन जो है रिसाइकल्ड हो जाता है, और कुछ आयरन जो है वो क्या करता है, अपनी बॉडी में रोज स्वेट निकलता है, स्वेट के थ्रू, एंड सेकेंड शेडेड स्किन सेल्स, अपनी बॉडी की जो सरफेस के ऊपर जो शेडेड स्किन सेल्स होते हैं डेली चेंज होते रहते हैं। ओके, बहुत सारे स्किन सेल्स मर जाते हैं, उसके अंदर से आयरन रिलीज हो जाते हैं। और तीसरा शेडेड मतलब निकल जाते हैं। ओके, शेडेड सेल्स ऑफ लाइनिंग ऑफ GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, अपने GIT का जो इनर मोस्ट लेयर होता है, म्यूकोसा लेयर, हर एक पर्टिकुलर टाइम पे वो अपना जो सेल्स है वो रिसाइकिल होते रहे। मतलब वो जो पुराने हैं वो शेड आउट होकर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें मिलकर वो फीकल मैटर के थ्रू रिलीज हो जाते हैं। तो आयरन इस तरह पूरे दिन में, आयरन ये आरबीसी अपने दिन
अपने दिनचर्या में नॉर्मली हीमोग्लोबिन जो है वो डेड होते रहते हैं अपने लाइफ स्पैन कंप्लीट होने के बाद। उसी तरह अपने पूरे दिन में स्वेट के थ्रू या शेडेड स्किन सेल्स के थ्रू या जीआईटी के थ्रू, फीकल मैटर के थ्रू अपने आयरन को एक दिन में 1 mg 1 मिलीग्राम ऑफ आयरन जो है वो इन तीनों के थ्रू वो रिलीज, मतलब अपनी बॉडी से रिलीज हो जाता है आयरन। ओके, और अपने पूरे दिन में हम 10 टू पूरे दिन में हम 10 टू लिख लो, ये वैल्यू जो है वो पॉइंट वाइज लिख लो। ओके, 10 टू 20 mg मिलीग्राम इतना आयरन हम रोज, डाइटरी आयरन हम लेते हैं खाने के थ्रू। बट इतना आयरन लेने के बाद भी हाँ अपनी बॉडी में एक ऐसा अलग ही मैकेनिज्म है, हम आगे देखेंगे। इतना mg लेने के बाद भी इसका ओनली 10% ऑफ आयरन ही अपनी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, बाकी वेस्ट हो जाता है। ओके, तो इसीलिए बोलते हैं कि जो जिनकी प्यूबर्टी चालू हो जाती है, जिनका मेंस्ट्रुएशन चालू हो जाता है गर्ल्स में, तो उनको क्या बोलते हैं कि गुड़ जो होता है ना, गुड़ और पीनट्स होते हैं, उनको दोनों को मिक्स करके खाने के लिए बोलते हैं। उससे क्या होता है कि जो ये बॉडी आयरन को अब्जॉर्ब करने वाली टेंडेंसी ना वो बढ़ जाती है। ओके, 10 से इंक्रीज हो जाती है। इसके वजह से जो गर्ल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन के थ्रू ये आयरन जो है वो रिलीज होता रहता है। ओके, तो नॉट ओनली अभी ये नॉर्मल ह्यूमंस के लिए, ओके, अगर फीमेल्स को इंक्लूड करेंगे इस चीज़ में, तो फीमेल्स को इंक्लूड करेंगे तो जब उनका मेंस्ट्रुएशन टाइम पीरियड चलता है तब उस टाइम पे ये हीमोग्लोबिन, ये आयरन ज़्यादा रिलीज होता रहता है। ओके, तो इस वजह से अब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ज़्यादातर मतलब 95 टू 98% हमें वुमेन्स में देखने को मिलता है। तो ये 10% तो एंड ऑफ द डे कितना, लास्ट में 1 mg ही अपनी बॉडी को 1 to 2 mg ही अपनी बॉडी को एंड ऑफ द डे मिल रहा है। और 1 mg जो है रिलीज हो रहा है, 1 mg रिलीज हो रहा है 1 mg अपनी बॉडी के अंदर आ रहा है। ओके, तो इसीलिए अपनी बॉडी के लिए आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका आयरन का अभी देखेंगे हम मेटाबॉलिज्म। ओके, तो ये हुआ किस तरह आयरन जो है आरबीसी टूटता है, हीमोग्लोबिन टूटने के बाद आयरन किस तरह एब्जॉर्ब होता है अपनी बॉडी में, किस तरह रिलीज होता है। ओके, तो अभी हम देखेंगे आयरन का मेटाबॉलिज्म। ओके, तो हम अभी तक आयरन कहाँ यूज होता है वो देखा। तो आयरन अपनी बॉडी से किस तरह रिलीज होता है वो भी देखा। ओके, 1 mg आयरन अपनी बॉडी से 1 to 2 mg 1 mg रोज अपनी बॉडी से आयरन जो है रिलीज होता है। एंड एक मेंस्ट्रुएटिंग वुमन में ज़्यादा आयरन जो है रिलीज हो जाता है। एंड साथ में हमने ये भी देखा था कि किस तरह आयरन जो है रिलीज हो जाता है। ओके, एंड अभी हम देखेंगे अपनी, अब समझो तुम नॉनवेज भी खाते हो, वेज भी खाते हो। ओके, मैं वेज भी खाता हूँ, नॉनवेज भी खाता हूँ। तो मैंने चिकन स्पेशली मटन के साथ मैंने स्पेनिश खाई है, स्पेनिश या बीन्स खाई है। तो मैं मटन के साथ राइस भी खाया, राइस के साथ स्पेनिश भी खाया और बीन्स, ये सारे चीज़ मैंने मिक्स अप करके वेज और नॉनवेज मैंने साथ में खाई। ओके, मैंने खा लिया और वो मेरे स्टमक के अंदर गए। स्टमक के अंदर एसिड है और यहाँ पे हम ये वाली चीज़ बात करते हैं। ओके, तो अपनी डाइटरी में अपने जो खाते हैं उसमें दो टाइप ऑफ आयरन्स होते हैं। ओके, तो अपन जो भी खाते हैं उसमें 2 टाइप ऑफ आयरन्स होते हैं। ओके, तो सबसे पहला हीम आयरन एंड यहाँ पे एक होता है नॉन हीम आयरन। तो आयरन विच बाउंड टू हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन, मैंने अभी बताया था कि आयरन जो है वो मसल टिश्यू के जो मायोग्लोबिन, मसल टिश्यू के अंदर जो मायोग्लोबिन प्रोटीन होता है उसके अंदर वो रहता है आयरन। तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है। जब मैं मटन खा रहा हूँ, वो मटन जो है एक मसल है। ओके, एक एनिमल का मसल है, उस मसल को मैं खा रहा हूँ, तो उस मसल के अंदर क्या प्रेजेंट है, हीम आयरन प्रेजेंट है। वो हीम आयरन किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, फेरस Fe2+ स्टेट में प्रेजेंट होता है। और ये हीम आयरन जो है वो अपनी बॉडी डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेती है। ओके, डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेती है, वो ज्यादा इसमें टेंशन नहीं होता है। इसीलिए जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं उनमें ज्यादातर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिलता है। ओके, और ये दूसरा नॉन हीम आयरन, ये आयरन कहाँ से मिलता है हमें, स्पेनिश बीन्स, जो वेजिटेरियन वेज फूड डाइट होता है उसमें से हमें ये आयरन मिलता है। तो ये आयरन कौन से फॉर्म में होता है, फेरिक फॉर्म में होता है, Fe3+ फॉर्म में होता है। ओके, तो हम जैसे ही मैंने खा लिया है, मैंने ये सारे चीज खाया, मैंने मटन भी खाया, मीट भी खाया और साथ में मैंने स्पेनिश बीन भी खा लिया। ओके, तो अब मेरे पास हीम आयरन भी है और नॉन हीम आयरन भी है। अब मैं ब्रीफली मैं तुमको समझा देता हूं। तो मेरे स्टमक के अंदर, ये मेरा स्टमक है, और ये यहां से आया फूड, ये
ये पूरा स्टमक है समझो। ओके, तो यहाँ से Fe2+ आया जो मैं मीट से, ये मेरे को कहाँ से मिला, ये मेरे को मिला है मटन से, मीट। ओके, तो यहाँ से Fe3+ आयरन भी आया, ये मेरे को कहाँ से मिला, स्पेनिश एंड बीन से मिला। और ये दोनों आयरन, तो ये आयरन तो डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा, बट इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ये एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। तो Fe2+ जो है वो डायरेक्टली ड्यूडेनल सेल्स, ड्यूडेनल सेल्स कौन से सेल्स है, ड्यूडेनल, जो ड्यूडेनम में होते हैं ड्यूडेनल सेल्स जो है वो Fe3 को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके, डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बट ये जो Fe3 है इसका मैं पूरा डिस्क्रिप्शन दूंगा अभी। ओके, तो Fe3 है, Fe3+ आयरन है, तो स्टोमक क्या करता है, स्टोमक के अंदर HCl होता है। HCl कुछ एंजाइम को रिलीज करता है, कौन सा, उसको फेरिक रिडक्टेस, फेरिक रिडक्टेस, ये क्या है, फेरिक रिडक्टेस, कुछ एंजाइम को वो एक्टिवेट करता है HCl, उसके वो उस लेवल का पीएच, उस लेवल ऑफ पीएच जो है वो फेरिक रिडक्टेस नाम के एक एंजाइम को रिलीज करता है। उस ये एंजाइम का काम क्या है, ये एंजाइम, ये सब स्टोमक में हो रहा है। ओके, तो ये जो Fe2+ है जो मैंने मीट का जो लिया है वो सबसे पहले ड्यूडेनल सेल्स एब्जॉर्ब कर लिए। ओके, इसका बाद का प्रोसेस मैं बताता हूँ। ओके, और ये जो Fe3 है, रिडक्टेस क्या करेगा, Fe3+ को Fe2+ में कन्वर्ट कर दिया, हो गया। तो ये भी अपने को मिल गया, इसको भी कन्वर्ट कर, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा स्ट्रेस लग रहा है ना, दैट्स बिकॉज ऑफ ये वेजिटेरियन में हमें ज्यादातर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिलता है। तो ये Fe2+ और यहाँ का Fe2+ और ये वेज वाला Fe2+ और नॉन वेज वाला Fe2+ दोनों जो है ड्यूडेनल सेल्स एब्जॉर्ब कर लिए। अब ड्यूडेनल सेल्स एब्जॉर्ब करने के बाद ड्यूडेनल सेल्स के पास एक ऐसा प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन का नाम होता है फेरिटीन। अब इसका एक फेरिटीन, ये एक ऐसा प्रोटीन है जो अपनी बॉडी में टेम्पररीली देखो नाम है, टेम्पररीली कुछ समय तक ही इस आयरन को, फेरस स्टेट ऑफ आयरन को स्टोर करके रखता है। तो ये Fe2+ आयरन जो भी यहाँ से मेरे को मिला, वेज और नॉन वेज से जो भी मिला, वो फेरिटीन आयरन ड्यूडेनल सेल्स के अंदर स्टोर करके रखेगा। ओके, इतना तुम्हें समझ आ गया होगा। ओके, देन इसके बाद वाला प्रोसेस हम इधर देखते हैं। फेरिटीन, अब ड्यूडेनल सेल्स यहाँ स्टोर करके रखे टेम्पररीली। ओके, अभी मतलब मेरे को कुछ सेल्स के मतलब कहाँ यूज होता है आयरन, मायोग्लोबिन, मसल टिश्यू के अंदर। ओके, और हीमोग्लोबिन बन रहा है, तो देखो सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन के सीरीज में भी देखो तुमको वहां पे आयरन की जरूरत रहती है, तो वहां आयरन की जरूरत है। और एक और जगह कहाँ आयरन मैंने बोला था, कहाँ बोला था, एक तो मायोग्लोबिन, एक तो हाँ साइटोक्रोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी हमें साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो बनता है वहाँ पे भी हमें आयरन की जरूरत है। ओके, तो ये फेरिटीन टेम्परली आयरन को स्टोर करके रखता है, तो हमें जरूरत है, ये तीनों में कहीं पे भी जरूरत हो सकती है। सपोज आयरन की सिंथेसिस हो रही है, मतलब हीमोग्लोबिन सिंथेसिस हो रहा है, हीमोग्लोबिन बन रहा है, हीमोग्लोबिन बनने के लिए आयरन की चाहिए, तो हीमोग्लोबिन जहाँ बोन मैरो में बोलेगा कि भाई मुझे आयरन चाहिए, तो आयरन वहां तक पहुंचाना है, तो वहां तक कौन जा सकता है, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म कौन करता है, ब्लड। तो यहाँ पे ब्लड बहा रहा है आर्टरी के थ्रू, तो यहाँ पे ड्यूडेनल सेल्स क्या करेंगे, जो फेरिटीन है, जो फेरिटीन क्या करेंगे, ये फेरिटीन जो है वो अपने आयरन को इसमें जो है वो रिलीज कर देंगे, Fe2+ आयरन को रिलीज कर देंगे। और जैसे ही Fe2+ आयरन को रिलीज कर देंगे इसमें, तो ये Fe2+ आयरन क्या करेगा, इसको वापस Fe3 में कन्वर्ट होना पड़ेगा। और इसको कन्वर्ट कौन करेगा, हिफास्टिन प्रोटीन, हिफास्टिन नाम की एक एंजाइम होती है। ओके, ये एंजाइम कौन बनाता है, लीवर बनाता है। ये लीवर हिफास्टिन एंजाइम प्रोटीन, ये प्रोटीन ब्लड के अंदर घूमता रहता है। ओके, मतलब बोलते हैं ना कि गाड़ी लेके घूमता रहता है, जहां भी जरूरत है आयरन ड्यूडेनल सेल से फेरिटीन रिलीज हुआ, फेरिटीन को ले लो भाई, फेरिटीन ले लिया, फेरिटीन Fe2+ फॉर्म है, फेरिटीन को हमें Fe3+ फॉर्म में रिलीज करना है, तो Fe3 इस फॉर्म में रिलीज हो गया। ओके, ये फेरिक फॉर्म में है।
और ये जाएगा जहाँ ज़रूरत है वहाँ चला जाएगा। ओके, Fe3+ के फॉर्म में चला गया। ओके, तो वहाँ पे सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन हो रहा है। ओके, तो वहाँ पे then this Fe3+ molecule can bind to an iron transport protein called transferrin. This carries iron to various target tissue and release them there. Okay, तो उसके बाद क्या होता है कि ये आयरन जो Fe3 है ये एक अलग प्रोटीन के साथ, आयरन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, एक और प्रोटीन आ जाते हैं ट्रांसफेरिन। ट्रांसफेरिन नाम के एक प्रोटीन वेट कर रहा है, ट्रांसफेरिन नाम के एक प्रोटीन जो है वेट कर रहा है, इसको हम आयरन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बोलते हैं। ट्रांसफेरिन ये गाड़ी है। जैसे ही हिफेस्टिन लीवर जो सिरक से बनाता है हिफेस्टिन जो Fe2+ को Fe+3 में कन्वर्ट करता है, और ये +3 जैसे ही मिला है ये इसको ले लेगा और ट्रांसफेरिन Fe3+ को लेकर जहाँ ज़रूरत है, जहाँ भी ज़रूरत है ट्रांसपोर्ट जाके छोड़ देगा उसको, ये Fe3 को वहाँ जाके छोड़ देगा। ओके, जैसे ही छोड़ देगा वो वहाँ पे जाके अपने टारगेट सेल्स के पास जाकर ये Fe3 जो है +3 जो है रिलीज होगा, और ये वापस उस कंडीशन में Fe+2 में कन्वर्ट होकर उस टारगेट सेल्स में भी फेरिटिन टेम्परली स्टोर करके रखता है, टेम्परली स्टोर करके रखता है फेरिटिन। वहाँ पे भी फेरिटिन प्रेजेंट होता है, फेरिटिन उन सेल्स में फेरिटिन प्रेजेंट होता है, वो सेल्स ये Fe2+ को स्टोर करके रखते हैं और ज़रूरत पड़ते ही इसको यूज़ करके अपना काम बता देंगे। ओके ओके, दिस इज ये जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है। एक और बार मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे मैंने दो टाइप ऑफ फूड खाया, Fe2+ एंड Fe3+, हीम आयरन एंड नॉन हीम आयरन दोनों खाया, और Fe2+ जो है वो फेरस स्टेट में है, जो अपनी बॉडी डायरेक्ट डिडनल सेल जो है डायरेक्ट उसको अब्जॉर्ब कर लेंगे, बट Fe3+ जो है वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होता, इसको हमें Fe2+ में कन्वर्ट करना होता है। तो अपने स्टोमक में जो HCl है वो HCl क्या करेगा, कुछ एक ऐसा एंजाइम को एक्टिवेट करेगा जिसका नाम है फेरिक रिडक्टेस। ये फेरिक रिडक्टेस क्या करेगा, फिर फेरिक रिडक्टेस जो Fe3+ है जो फेरिक स्टेट में है फेरस स्टेट में उसको कन्वर्ट कर देगा। Fe2+ में कन्वर्ट हो गया। Fe2+ को क्या कौन लेगा, अब Fe2+ ये जो नॉर्मल हीम आयरन और अब जो दोनों सेम होंगे Fe2+ में कन्वर्ट हो गया, और ये Fe2+ जो है डिडनल सेल्स लेगा। डिडनल सेल्स में पहले से ही एक ऐसा प्रोटीन प्रेजेंट है फेरिटिन टेम्पररीली आयरन को स्टोर करके रखता है, Fe2+ को स्टोर किया, और जैसे ही बुलावा आया कि भाई अब आयरन की जरूरत है उस पर्टिकुलर पार्ट में, तो जैसे ही बुलावा आया तो वहां से Fe2+ जो है ब्लड के अंदर रिलीज हो गया। ब्लड एक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, ट्रांसपोर्ट फंक्शन करता है ना, तो ब्लड के अंदर रिलीज हो गया Fe2+। तो Fe2+ आयरन तो अपने आप तो जाएगी नहीं, ये एक मिनरल है, तो मिनरल को कुछ ऐसे व्हीकल की जरूरत है। ओके, तो वो कौन है, हिफेस्टिन, ये एक एंजाइम है, प्रोटीन से बनाता है ऑब्वियसली, तो लीवर बनाता है हेफेस्टिन जो है वो Fe2+ को लेके जाता है। हेफेस्टिन जो है वो एंजाइम जो Fe2 को Fe3 में कन्वर्ट करता है, और Fe3 जो है Fe3 को कौन लेके घूमता है, ट्रांसफेरिन आया। देखो यहीं पे कंफ्यूज होता है, फेरिक रिडक्टेस, फेरिटिन, हिफेस्टिन एंड ट्रांसफेरिन, ये चार तुम्हें याद रखना है। सबसे पहले फेरिक रिडक्टेस जो Fe3 को Fe2 में कन्वर्ट करता है, फिर फेरेटिन ले लेता है, फिर जब जरूरत है फेरेटिन रिलीज कर देता है ब्लड के अंदर, तो फिर हिफेस्टिन जो है Fe3+ में कन्वर्ट कर देता है, और टारगेट सेल तक कौन लेके जाता है, ट्रांसफेरिन Fe3 को लेके घूमता है, और जहां टारगेट सेल्स के पास जाकर उन सेल्स को दे देता है, और वो सेल्स फेरेटिन को वापस नॉर्मल कंडीशन में कन्वर्ट कर वो अपने पास स्टोर कर लेते हैं, और जैसे ही जरूरत पड़ेगी वैसे वो यूज कर देते हैं। ये अपना नॉर्मल फंक्शन है, इस तरह अपनी बॉडी में आयरन को यूज करें। देखो अगर ये इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, अभी मैं डिटेल में इस चीज को समझाते जाऊं तो 2 से 3 घंटे पूरा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के ऊपर चलेगा, बट मैं इन शॉर्ट मैंने पूरा तुमको समझा दिया। यही है पूरा ओवरऑल जो कंसेप्ट है यही है। ओके, तो ये जो नॉर्मल है मैंने पहले से ही बताया, पहले हम नॉर्मल पढ़ेंगे। ओके, ये नॉर्मल फिजियोलॉजी हुआ। ओके, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे आयरन डेफिशिएंसी के कॉजेस, आयरन डेफिशिएंसी क्यों होता है। ओके ओके, सो अभी हमने नॉर्मल मेटाबॉलिज्म देख लिया था आयरन के बारे में। ओके, आयरन का मेटाबॉलिज्म अपनी बॉडी में कैसे होता है वो देख लिया। ओके, तो अभी हम देखेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया रिजल्ट फ्रॉम 4 मेन कॉजेस। तो यहां से एक्चुअल पैथोलॉजी स्टार्ट होता है। ओके, तो अभी मैं डायरेक्ट पैथोलॉजी मतलब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो मैं डायरेक्ट पैथोलॉजी कॉजेस, पैथोजेनोसिस कॉजेस, पैथोजेनेसिस एंड सिम्टम्स उसके ऊपर जाऊंगा। तो तुम्हें वो जो फील है ना
ये डिजीज जो हम पढ़ते हैं, फील है ना, वो तुम जाके फिजियोलॉजी तो याद नहीं होगा ऑब्वियसली, तो वो चीज़ें हम डायरेक्टली यहाँ पे फिजियोलॉजी के साथ लेकर चलेंगे, तो इट्स मेक्स अस इजी टू अंडरस्टैंड एनी पैथोलॉजिकल डिजीज। ओके, तो सबसे पहला रीजन है, सबसे पहला रीजन डिक्रीज्ड इंटेक, इंटेक ऑफ किसका इंटेक, ऑफ आयरन इंटेक। ओके, तो डिक्रीज्ड मतलब कैसे समझ आता है सबसे पहले, तो कौन, जैसे मैंने बताया हीम एंड नॉन हीम आयरन, तो हीम जो मीट का, जो नॉनवेज से मिलता है, मीट से मिलता है, नॉन हीम जो वेजिटेरियंस उनको मिलता है। तो जो सबसे पहला रीजन है वेजिटेरियंस, वेजिटेरियंस जो होते हैं मोस्टली फीमेल्स, वेजिटेरियंस होते हैं उनमें देखने को मिलता है। एंड डिक्रीज्ड इंटेक जो है ये वर्ल्ड का मोस्ट कॉमन कॉज है, मतलब कुछ वर्ल्ड के कुछ पर्टिकुलर हिस्सों में वहाँ पे आयरन रिच फूड मिलती ही नहीं है, तो उन वजह से उनको आयरन डेफिशिएंसी यानी नॉट ओनली इन फीमेल्स, मेल्स में भी हमें देखने को मिल जाता है। और इंडिया में भी बहुत से जो भी वेजिटेरियंस होते हैं मेल्स में भी हमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिलता है। ओके, अकर्स इन इन्फेंट्स बिकॉज ब्रेस्ट मिल्क इज लो इन आयरन फॉर्म। तो ये किस में और किस में देखने को मिलता है, इन इन्फेंट्स में क्यों देखने को मिलता है, इन्फेंट्स में क्यों देखने को, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ आयरन इन ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क में आयरन की कमी होती है। ओके, ये एक रीज़न है। एंड वेजिटेरियंस मैंने अभी बता दिया, वेजिटेरियंस जो रहेंगे वो ये कौन से आयरन निकालेंगे, नॉन हीम आयरन, ये मतलब इसको एब्जॉर्ब करना हार्ड है। अभी हीम आयरन जो है डायरेक्टली Fe2+ फॉर्म में रहेगा, वो डायरेक्टली अपने डिडनल सेल्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। समझो डिडनल सेल्स ही काम नहीं कर रहे हो, डिडनल सेल्स है ही नहीं, तो दिक्कत हो जाएगी इसको कन्वर्ट करने में। अपना स्टमक काम नहीं कर रहा, अपनी स्टमक में अभी एक और रीज़न पढ़ेंगे, गैस्ट्रेक्टोमी। जब स्टमक का जो साइज़ है ना, उस स्टमक के साइज़ को डिक्रीज करने के लिए एक सर्जरी होता है गैस्ट्रेक्टोमी मतलब तुम समझ भी सकते हो कि स्टमक को निकाल देना। स्टमक को निकालने की वजह से वहाँ पे जो नॉर्मल एक दूसरा पाउच बनाते हैं, छोटा सा स्टमक को निकाल के दूसरा नॉर्मल पाउच बनाते हैं। ओके, तो उस पाउच को नॉर्मल स्टमक में जितना एसिड रिलीज होता है, HCl रिलीज होता है, जो फेरिक रिडक्टेस रिलीज होता है, उतना वो जो अपने गैस्ट्रेक्टोमी जो हुआ है उस कंडीशन में उतना HCl और फेरिक रिडक्टेस रिलीज नहीं होता है, तो उस कंडीशन में भी हमें ये देखने को मिलता है। तो ये नॉन हीम आयरन है ना, एक हार्ड होता है कि भाई देखो ना, कुछ इजी काम हम पहले कर लेते कि भाई इजी है, तो हार्ड काम हम नहीं कर पाते, वैसे ही अपनी बॉडी है। ओके, एंड ये हुए मेन रीजन। डिक्रीज्ड इंटेक जो है वो वर्ल्ड का मोस्ट कॉमन कॉज है, क्योंकि अपने फूड ही सही से नहीं लेते। ओके, दिस इज गोना बी अ मोस्ट कॉमन कॉज इन फ्यूचर आल्सो। ओके, एंड सेकंड डिक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन मतलब अपनी बॉडी में कोई कमी है, जो आयरन मिल भी रहा है फिर भी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। सबसे पहले डिक्रीज्ड स्टमक एसिड प्रोडक्शन इन गैस्ट्रेक्टोमी। डिक्रीज्ड स्टमक एसिड, जो स्टमक में एसिड है, सबसे पहले डिक्रीज्ड स्टमक एसिड किसमें देखने को मिलता है, गैस्ट्रेक्टोमी अभी मैंने बताया था। ओके, जितना एसिड चाहिए था उतना एसिड बनता नहीं है। ओके, एंड सेकेंड वन इज अकर इन IBD, इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीज। इंटेस्टाइन जो होता है इसको हम कोलिक डिजीज भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इन्फ्लामेशन की वजह से, इसमें क्या इन्फ्लामेशन होता है इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन होने के वजह से जो डिडनल सेल्स जो है वो इनका डिस्ट्रक्शन होना चालू होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। तो इनके डिस्ट्रक्शन होने की वजह से अब डिडनल सेल्स के अंदर फेरिटिन होता है, फेरिटिन स्टोर करके रखता है टेम्पररीली। अब इनका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा तो आयरन भी गया, तो इनके डिस्ट्रक्शन होने की वजह से भी एब्जॉर्प्शन जो है सही से होता नहीं है। ओके, दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट कॉजेस। एंड तीसरा जो है हम पढ़ते हैं इंक्रीज्ड डिमांड। ओके, सबसे पहले इंटेक हमने कम लिया, कम आयरन लिया, और दूसरा
हमने एब्जॉर्प्शन, भले हमारे पास आयरन सही था, फिर अब हमारे एब्जॉर्प्शन में कोई कमी हो गई। एंड तीसरा जो है इंक्रीज्ड डिमांड, इस तरह याद रखोगे तो मैं सही से याद रहेगा। तीसरा जो है इंक्रीज्ड डिमांड, अपनी बॉडी ज़्यादा डिमांड कर रही है। अपनी बॉडी में एक पर्टिकुलर एज आता है, अपनी बॉडी में आयरन, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, एवरीथिंग, एवरी मिनरल मतलब नॉर्मल से ज़्यादा डिमांड करती है। और जब अडल्ट एज में हो, बच्चे चिल्ड्रंस में ज़्यादा मांगते हैं, अपनी बॉडी ज़्यादा मांगती है, क्योंकि ग्रोथ उतने फास्ट होता है। और प्रेगनेंसी के टाइम पे वुमन, लिख ही देता हूँ मैं, ओके, क्या अकर इन चिल्ड्रन एंड एल्डोस्टेंस ड्यू टू रैपिड ग्रोथ एंड इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम। तो चिल्ड्रंस, अडल्ट, इनमें क्या होता है कि ब्लड वॉल्यूम जो है इंक्रीज होता रहता है। तो इस ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए हमें ज़्यादा एचबी चाहिए, एचबी ज़्यादा चाहिए तो आयरन भी ज़्यादा चाहिए, आयरन ज़्यादा चाहिए तो आयरन भी ज़्यादा लेना पड़ेगा। और नॉर्मल तो आयरन बॉडी दे ही रही है, बट यहाँ पर डिमांड इंक्रीज हो चुका है, क्योंकि चिल्ड्रन की ग्रोथ सही से मस्त हो रही है, इसीलिए ग्रोथ अच्छा होने के लिए भी आयरन की ज़रूरत है। ओके, एंड इट रिक्वायर्स मोर हीमोग्लोबिन, ओके, इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्यू टू इंक्रीज रिक्वायरमेंट्स फॉर फीटल डेवलपमेंट इन प्रेगनेंसी। इन प्रेगनेंसी, मेरी राइटिंग इतनी खराब है मत सोचो। डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, जिसको भी ये टॉपिक का नोट्स चाहिए मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करिएगा, मैं उनको पर्सनली अपना पीडीएफ जो है सेंड कर दूंगा इस टॉपिक का। ओके, तो इन प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है कि मदर को ही नहीं, साथ में फीटस को भी आयरन चाहिए फॉर द डेवलपमेंट। तो उसके लिए भी यहाँ पे इंक्रीज डिमांड बढ़ गया। तो यहाँ पे चिल्ड्रन अडल्ट स्टेज में और इन प्रेगनेंसी के टाइम पे यहाँ पे जो है डिमांड जो है बढ़ गया। ओके, ये हुआ डिमांड। सबसे पहले हम बढ़े थे डिक्रीज इनटेक, कम, जो नॉर्मल चाहिए था उतना उससे कम लिया हमने, वेजिटेरियंस के अंदर देखने को मिलता है, कॉमन कॉज है। और दूसरी डिक्रीज एब्जॉर्प्शन, कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन है अपनी बॉडी के अंदर, उस वजह से नॉर्मल आयरन मिल तो रहा है बट हम अपनी बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे। तीसरा जो है इंक्रीज्ड डिमांड जो है बढ़ चुका है, जैसे कि चिल्ड्रन, अडल्ट्स एंड प्रेगनेंसी। ये कॉजेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई पेशेंट आया, एनीमिक पेशेंट तुम्हारे पास आया और तुम उनके मतलब लाइफस्टाइल को पूछ रहे हो और उनको अलग अलग तरीके से तुम उनको डायग्नोस कर रहे हो। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन आई, उनमें तुमको एनीमिया के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, तो तुम्हें पता चल जाए कि नॉर्मली आयरन डेफिशिएंसी हो सकता है। और प्रेगनेंसी के टाइम पे भी आयरन सप्लीमेंट्स देते हैं ताकि आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया भी ना हो। तो ऐसे कुछ कंडीशन डायग्नोस करने के लिए कॉजेज बहुत हेल्प करते हैं। ओके, तो ये चारों पॉइंट, अब ये चौथा पॉइंट हम देखते हैं, इंक्रीज्ड लॉस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। और ओके, इंक्रीज्ड लॉस, अपनी बॉडी से लॉस हो रहा है। अपनी बॉडी में आयरन तो है बट कहीं से निकल तो रहा है। तो कैसे? ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग, हैवी मेंस्ट्रुएशंस, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होंगे, उनकी वजह से हैवी मेंस्ट्रुएशन हो रहा है। ओके, हैवी मेंस्ट्रुएशन की वजह से भी इन फीमेल्स में जो आयरन जो है वो ज़्यादातर ब्लीडिंग होकर निकल जाता है आयरन। और एल्डरी मेल्स के अंदर विद कोलोन कैंसर, अब ये कोलोन कैंसर एक आया, कोलोन कैंसर का सबसे पहला सिम्टम क्या होता है पता है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। क्यों? कोलोन कैंसर एक ट्यूमर है, ट्यूमर जो कोलोन में होता है, ये ट्यूमर मेक्स टू ब्लीड, ये ब्लीडिंग करवाता है। ट्यूमर, कोलोन कैंसर होता है तो जो ब्लीडिंग होता रहता है कोलोन के अंदर, जो कोलोन ब्लीडिंग होता है, जो पूरा ब्लड जो है वो लॉस होता रहता है अपनी बॉडी से, तो उस वजह से आयरन भी लॉस होता रहता है। ये हुआ। ओके, एंड एक और अनदर कॉज इज द हेलिकोबैक्टर पायरोली इन्फेक्शन विच क्लासिकली कॉज गैस्ट्रिक अल्सर्स एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। हेलिकोबैक्टर पायरोली ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। हेलिकोबैक्टर पायरोली एक बैक्टीरिया है जो क्या, कौन से कंडीशन को
बनाता है गैस्ट्रिक अल्सर्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, गैस्ट्रिक अल्सर्स क्रिएट करता है। ओके, गैस्ट्रिक अल्सर की वजह से GIT ब्लीडिंग होना चालू हो जाता है। ओके, जी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में ब्लीडिंग होना चालू हो जाता है। दिस बैक्टीरिया ऑल्सो ट्रैप्स डाइटरी आयरन फ्रॉम इट सेल्फ एंड प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम इवन रीचिंग इट्स दिस ड्यूडेनम। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, गैस्ट्रिक अल्सर भी कॉज करता है, और साथ में जो आयरन जो आता है, जैसे ही Fe2+ आया अपने वो इंटेस्टाइन के पास, ड्यूडेनल सेल्स के पास आया, ये आयरन ये यूज़ कर लेगा, ड्यूडेनल सेल्स के पास जाने नहीं देगा, ये खुद ही यूज़ कर लेगा। तो जो भी आयरन आ रहा है वो भी यूज़ कर रहा है, अपनी बॉडी का आयरन जो है कम भी होता जा रहा है, उस कंडीशन में भी इंक्रीज लॉस होता जा रहा है आयरन। ओके, और हमने ये कॉलन कैंसर का भी एक देख लिया था। एंड सेकेंड जो हुकवर्म्स कुछ कंट्रीज में हुकवर्म्स तुमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। हुकवर्म्स एक पर्टिकुलर किंगडम के अंदर, एनिमल किंगडम के अंदर हुकवर्म्स क्या करते हैं, हुकवर्म्स इंटेस्टाइन को ऐसे पकड़ के रखते हैं, समझ लो ये इंटेस्टाइन ऐसे पकड़ के रखते हैं, और इंटेस्टाइन के जो ब्लड है वो सक करते रहते हैं। ओके, सक्स द ब्लड थ्रू इंटेस्टाइन के थ्रू ब्लड को सक करते हैं, और इस वजह से भी पूरा हीमोग्लोबिन ब्लड जो है वो हुकवर्म्स पी जाते हैं, तो उसमें भी हमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिलता है। दिस आर द मेन कॉजेस। सबसे पहले हमने पढ़ा कि खाना ही सही से नहीं खाया, वेजिटेरियंस है, आयरन इंटेक कम कर रहे, और आयरन इंटेक कम किया, और साथ में दूसरा कॉज है डिक्रीज एब्जॉर्प्शन सही से नहीं, कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन सही से नहीं कर पा रहे, और दूसरा जो है इंक्रीज्ड लॉस, तीसरा जो है इंक्रीज्ड डिमांड जो है बढ़ चुका है प्रेगनेंसी के टाइम पे, चाइल्ड एडल्ट एज में चिल्ड्रन जब ग्रोथ करते हैं, जब जहाँ पे हाईएस्ट ग्रोथ देखने को, वहाँ पे आयरन की डिमांड जो है बढ़ जाता है। और चौथा जो है इंक्रीज्ड लॉस, ये वाला हमने देख लिया। ओके, इंक्रीज्ड लॉस में हमें हैवी मेंस्ट्रुएशन, इंटरनल ब्लीडिंग फ्रॉम GIT, जब हैवी लॉस होता है ना इंटरनल ब्लीडिंग, वो ज़्यादातर हमें इंटेस्टाइन में ही देखने को मिलता है। ओके, दीज आर द 4 मेन कॉजेस ऑफ द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसके बाद हम देखेंगे पैथोजेनेसिस के बाद सिम्टम्स के बाद डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट। ओके,